of Satisfied, where I will react to horror animated stories. So, two in Hindi and two in English. So, starting with Hindi, this is The Monkey, horror stories in Hindi by Khuni Monday. तो चलो शुरू करते हैं without any further ado. गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब। द मंकी हम सबके बचपन की सबसे सुहानी यादें शायद हमारे खिलौनों की होती हैं। खिलौने कभी हमें हंसाते हैं, कभी रुला देते हैं और उम्र के साथ साथ बस एक किस्सा बन के रह जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद आपका कोई खिलौना कुछ राज छुपाए बैठा है? कुछ ऐसे राज जो सिर्फ समय के साथ बाहर आते हैं। शायद डेमी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था। लंदन की गलियों में पैदा हुई डेमी 25 साल की यंग इंडिपेंडेंट लड़की थी जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। उसका घर पुराने लंदन की एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर Hi, था। Demi. एक पुराना You're looking लेकिन good. मजबूत मकान। इस घर में डेमी की फैमिली तब शिफ्ट हुई थी जब डेमी केवल 11 साल की थी। जब वो अपने नए कमरे में गई तो उसे एक छोटा सा बंदर का खिलौना अपने बाकी खिलौनों के साथ दिखा। एक पुराना चाबी वाला बंदर जिसके हाथ में दो डंडियां Mm-mm, और एक छोटा सा। mm-mm. अगर वो बंदर मेरी उंगलियों के जितने साइज का नहीं है तो वो बंदर नहीं रहने वाला वो टॉय मेरे घर में भाई। वो टेडी बेयर से बड़ा है वो बचने वाला बंदर। वो तो भाई मतलब कि हार्मफुल भी हो सकता है अगर कुछ ग्लिच विच हो गया तो। भाई अगर ये बंदर वाला टॉय होगा तो मेरे उंगली जितना हो, वरना उससे उससे बड़ा तो भाई टाटा बाय बाय आपको। ड्रम यानी एक छोटा सा झुंझुना था। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे फकिंग पर ही सिर्फ एक बड़ी सी मुस्कुराहट। मैंने जो अंदर 11 पूरी साल की डेमी के आत्मा मन के में थ्रू देख उस रहा है बंदर बंदा। को देखकर सिर्फ एक्साइटमेंट जगी। उसे लगा उसके पापा उसके लिए ये नया खिलौना लाए हैं। उसने उस बंदर को अपने हाथों में लिया और अपने पापा के पास जाकर उनके पैरों से लिपट गई। उसके पापा ने उसे प्यार से गोदी में उठाया तो वो पापा के हे गालों पर एक किस देकर बोली, नए खिलौने के लिए थैंक यू सो मच पापा। उसके पापा ने कंफ्यूजन से डेमी और उस बंदर को देखा और तब शिफ्टिंग की अफरा तफरी ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने डेमी को कहा, बेटा जाके अपने कमरे में खेलो, यहाँ सब फर्नीचर इधर उधर हो रहा है, आपको चोट लग जाएगी। छोटी सी डेमी अपने कमरे में जाकर उस बंदर के साथ खेलने लगी। उसने उस बंदर में चाबी भरी ओ नो। पर कुछ नहीं हुआ। बंदर ने झुंझुना बजाया ही नहीं। डेमी के चंचल मन ने ज्यादा अब नहीं वो सोचा। रात में वो अपनी बजाएगा। गुड़िया के साथ अब वो खेलने तुम में लोगों मसरूफ की था बजाएगा लेकिन भाई। बंदर एक कोने में पड़ा रहा। उस रात जब डेमी सो रही थी तो बीच रात उसकी आंख झुंझुने की आवाज से खुली। लेकिन डेमी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो हाँ, अपने सपनों की दुनिया में वापस चली गई। ये तो बड़ा ब्रेव बच्चा है भाई। अगर मैं बच्चा भी होता कोई झुंझुना बजने लगता रात में, मेरी तो फटके चार हो जाती भाई। बच्चा हो या एडल्ट हो, ये तो ब्रेव बच्चा है मतलब बहुत। पर अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पापा चल बसे थे। डेमी की माँ ने रोते हुए वो भाई झुनझुना बजाते बजाते उसने उसके बाप को बजा दिया। उसे बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि 35 साल के इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आया कैसे। आई मीन पर नन्ही सी हार्ट डेमी अटैक को के बहुत मौत रीजन के होते बारे हैं। में क्या ही पता था। उसका सारा ध्यान उसके कमरे में पड़े उस बंदर के खिलौने पर था। डेमी को मतलब यार कैसा भूत है भाई। एक दिन भी नहीं लगाया सीधे मारने पे शुरू, सीधे अपना किलिंग स्प्री शुरू। यार थोड़ा रुक, थोड़ा फोर प्ले कर, थोड़ा बिल्डअप कर, उसके बाद मारना शुरू कर। ये तो सीधे सीधे मतलब है ऑन पॉइंट काम शुरू मतलब। उस दिन वो बंदर बहुत अजीब सा लग रहा था। मानो इस दुख के माहौल में सिर्फ वो बंदर अजीब सी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। वो तो सेम शक्ल दिख रही है। उस दिन के बाद वो बंदर एक शेल्फ पर ही पड़ा रहा। डेमी ने कभी उससे खेलने की कोशिश नहीं की पर वो उस बंदर को अपने पापा की तरफ से एक आखिरी गिफ्ट मानती रही।
इसलिए उसे फेंकने अबे का ख्याल। ये क्या श्रेडर जैसा मतलब हो रहा है भाई कि मैं उस जिसने मारा उसी की बेटी चुरा लो, कह दो नहीं नहीं उसने मारा था। अरे भाई वो बाप का गिफ्ट नहीं, बाप को भगवान के पास भेजने का सबसे मेन रीजन है ये। कभी डेमी के दिमाग में आया ही नहीं। समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे वो बंदर भी डेमी के बाकी खिलौनों के साथ एक स्टोर रूम में चला गया। डेमी की आंखों और दिमाग से कई सालों तक छुप गया। अब डेमी एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। हाल में उसका प्रमोशन। वैसे यार तुम अब रह रहे होगे लंदन वंडन में, लेकिन यार मतलब कि तुम्हारे यहाँ रद्दी वद्दी नहीं बिकती भाई? इतना पुराना टॉय, और वो भी तुम्हारे इतने सारे टॉयज के बीच में, किसी को डोनेशन नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया, मतलब साले तुम चिंदी भी हो, फिर रद्दी में भी नहीं बेचा, तुम लोग पैसे भी नहीं कमाना चाहते, कैसे से हो यार तुम लोग? मतलब थोड़ा फ़ायदा उठाओ, या फिर कुछ दान का ही काम कर दो, पुण्य मिलेगा। हुआ था और सेल्फिश। उसने डिसाइड किया कि बोनस के पैसों से वो अपना मकान रेनोवेट करवाएगी। दोस्तों, हमने अपने क्राइम चैनल द क्राइम अबे शो पर यार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को कवर किया। स्टोर रूम साफ करने की जिम्मेदारी आई डेमी पर। जब वो स्टोर रूम साफ कर रही थी तो उसके हाथ लगा उसके खिलौनों का पुराना ये दो कार्टन। डिफरेंट कार्टन के तरीके का अंदर एनिमेशन थे सबसे क्या? नीचे छुपा हुआ था उस बंदर का खिलौना। हैं सब देख भी रहा है। जैसे ही उसने उस बंदर को उठाया, एक ठंडा सा झटका उसके हाथों से दिमाग तक पहुंच गया। गूज बम्स। बंदर का वो खिलौना ठंडा पड़ा था, जैसे किसी ओह। ने अभी अभी उसे बर्फ से निकाला हो। डेमी उसे देखकर हैरान थी। उसकी अबे सारी। वो रुका हुआ है, उसका खून सर्कुलेट नहीं कर रहा है, वो है तू मेरा फिर से वो चाबी भर, मैं अभी जाके तेरी माँ को ही बजा के आता हूँ। नॉट इन दैट वे। पुरानी यादें वापस आ रही थीं। तभी अचानक उस बंदर के हाथ से झुंझुना बज उठा। सेम के डेमी के हाथ से वो बंदर छूट गया। ज्यादा ना सोचते हुए डेमी ने उसे वापस कार्टन में रखा। वो माँ अपनी का माँ है से इसके? कहा कि इस ओह। कार्टन को उनकी मेड के बच्चों को दे दे, बच्चे खेल लेंगे उन खिलौनों से। लेकिन तभी डेमी का फोन बजा। उसकी बेस्ट फ्रेंड सिमोन का एक्सीडेंट हो गया था। डेमी सब कुछ वैसे ही छोड़कर हॉस्पिटल भागी। सिमोन ओह नो। कोमा में थी और डॉक्टर्स ने माँ उम्मीद भी छोड़ मरी दी पड़ी थी। मिलेगी क्या? ये सुनकर डेमी का दिल सुन पड़ गया था। उस रात जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके बेड के पास वही बंदर पड़ा था। हेलो देयर। वैसे का वैसा झुंझुना, वैसे का वैसा झुंझुना हाथ में पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसकी माँ ने शायद वो बंदर कार्टन से निकाल कर वापस रख दिया होगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसकी माँ ने उस बंदर को देखा और पूछा, ये बंदर कहाँ से मिला तुझे? मैंने तो इसे सालों पहले फेंक दिया था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये खिलौना मुझे। अपनी माँ की बात सुनकर डेमी की रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। अगली कुछ रातों में चीजें और भी अजीब होने लगी। जब भी बंदर का झुंझुना बजता, कोई ना कोई बुरी खबर आती। पहले एक रिश्तेदार का देहांत हो गया। फिर अबे। सिमोन इस दुनिया से चली गई। उसने अबे सोचा कि ये कैसा इत्तेफाक है। जब भी कम ऑन यार, तुम्हें अभी तक यार इतने बेवकूफ़ हो? जस्ट कनेक्ट द डॉट्स यार, मतलब कितने लोगों के मरने का वेट करोगे? अभी क्लियरली उससे कुछ हो रहा है, उसको फेंको या किसी वही झाड़ू तोड़ने वाले को बुलाओ, भाई तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। झुंझुना बजता, मौत आती। तो डेमी एक चाबी पढ़ी लिखी निकालो। लड़की थी जो अरे अभी सिंपल सोल्यूशन, चाबी निकालो पीछे से, बजाना बंद हो जाएगा वो, या उसको डिसइंटीग्रेट कर दो। विश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी। पर न जाने क्यों डेमी को लगने लगा कि हर मौत की वजह वो बंदर का खिलौना था। डेमी ने हर तरीके से इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने बंदर को जलाने की कोशिश की पर आग नहीं लगी। उसने उसे घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन वो फिर से बेड के पास मिला। डेमी को ऐसा लग रहा था कि बंदर किसी बहुत भयानक अनजानी शक्ति से बंधा है। अपनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद थक हार कर कम डेमी। ऑन, जो इंसान पूरे लाइफ स्केप्टिक रहा हो उसके साथ चीज़ें होने लगे और वो मानने लगे कि वो किसी पावर से लिप्त है, बिल्कुल ज़रूर वो आदमी ये मान सकते कि मे बी जो मैं सोचता था कि पूरी लाइफ की भूत वूत नहीं होते वो सच्ची है, लेकिन गोइंग फ्रॉम नॉट बिलीविंग एट ऑल टू गोइंग इनटू कि अरे 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 सब तो मतलब वो मतलब कोई कोई इवल स्पिरिट ने इसका कर लिया, वो बड़ा ज़्यादा ज़्यादा कम टाइम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ को वो बंदर हमेशा से अजीब लगता था। वो कई बार उस बंदर को फेंक चुकी थी पर हर बार वो बंदर
डेमी के कमरे में मिलता। डेमी की माँ को लगता था कि डेमी बार बार उसे वापस ले आती थी, पर अब दोनों माँ बेटी को समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं है। डेमी और उसकी माँ ने चर्च के एक प्रीस्ट को घर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। जैसे ही उस प्रीस्ट ने उस बंदर को देखा, उसने चिल्ला के पूछा, ये कहाँ से आया आपके पास? डेमी ने घबराकर उस प्रीस्ट को बताया कि ये उसके पापा लाए थे, और तब उस प्रीस्ट ने बताया कि ये बंदर उसके पापा नहीं लाए थे, बल्कि ये बंदर इस घर से हमेशा से जुड़ा है। और ये बंदर कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलौना है जो भयानक रूप से श्रापित है और उस पर एक शैतान का वास है। उस प्रीस्ट ने बताया कि वो खिलौना उस घर से कभी नहीं जाएगा। बेहतर ये मतलब वो भी देखो कैसे प्रीस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो बैठा हुआ बंदर, हाँ हाँ ठीक है, और करो, ग्लेज प्रीस्ट हाइप मी अप इन फ्रंट ऑफ दीज बोझोस। ही होगा कि डेमी और उसकी माँ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। जब तक उन लोगों पर उस खिलौने का साया है, तब तक उनकी जिंदगियां इसके झुंझुने से जुड़ी हैं। अबे तो क्या वो उन्होंने उसको बाहर फेंका, वो वापस आ गया, ये क्या मतलब गारंटी है कि वो कहीं और गए तो नहीं आए? ज़रूर उसका नाता इस घर से है, लेकिन है तो भूत ही ना, ट्रैवल तो कर ही सकता है। जब जब उसका झुंझुना बजेगा, तब तब किसी की मौत का फरमान लिखा जाएगा। झुंझुना दोनों माँ बचेगा। बेटी घबरा गए और उन्होंने उस प्रीस्ट की बात मान ली, लेकिन घर छोड़ने गुड। से पहले उस प्रीस्ट ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया ओह, और उस मुझे बंदर लगा के खिलौने को एक मुझे लगा बैंड से ये पता नहीं प्रीस्ट ही भूत निकला या कुछ, उसके अंदर आत्मा आ गई उसकी। बक्से में डालकर उस बक्से को क्राइस्ट के लॉकेट से बांधकर ताला लगा दिया। अगली ही सुबह डेमी और उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया। गुड। फिर कुछ महीनों मैं बाद तो उस उसी घर मोड़ में निकल जाता। नए ओनर शिफ्ट हुए। अबे उनका एक 8 साल का बेवकूफ़ बेटा था, आदमी। जिसे अपने कमरे में फिर से वही बंदर का खिलौना मिला, और वो इस बार भी वैसे ही झुंझुना बजा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये दैट कहानी डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको उसने क्राइस्ट वाइस का नाम लेके बंद कर दिया था ना। और ऊपर से जब तुम नए घर में शिफ्ट होते हो तो पुराने घर वालों से ही करते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन हर चीज़। तो उन्होंने बताया नहीं, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो और उनको नहीं पता चला जब बैकग्राउंड चेक किया कुछ कि उनकी फैमिली में ये लोग मर गए, उनके ये लोग। तो अनरियलिस्टिक एंडिंग। ठीक थी, नॉर्मल स्टोरी। गाइस, आज आगे बढ़ने से और पहले ये दूसरी स्टोरी हिंदी वाली, हमारी लास्ट हिंदी वाली स्टोरी, रेडियो स्टेशन में भूत। हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। डन। साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन। पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कई साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदला था। 23 साल का ऋषभ वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था, जो नाइट शो किया करता था। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर्स को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर से दूर था, और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी, तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था, तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा वहां कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल्स करने लगा। मैन दैट्स रियली लाइक मतलब डेंजरस कि देखो, है तो रेडियो स्टेशन, तो तुम एक सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन सच में अगर कुछ हो जाए, तुम्हारा रेडियो स्टेशन अगर फेमस नहीं है तो तुम तो गए फिर, लाइक लिटरली तुम कुछ नहीं कर सकते फिर, अगर ज़्यादा लोग तुम्हें नहीं सुनते हैं तो।
ये तुम कह सकते हो कि तुम्हारा प्रूफ रहेगा, मतलब हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो, लेकिन वरना तो इट्स वेरी डेंजरस नाइट टाइम में, स्पेशली जितना देर में ये कर रहा है। वो लोगों को एंटरटेन करके खुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही अब और तो कट ऋषभ कर देता कॉल को फिर। कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ रहा हो। इज समवन डाइंग और इज समवन फकिंग? ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। जो ये तो पहला आदमी देखा है जो थोड़ा सा स्मार्ट निकला, एटलीस्ट डर के वजह से ही, लेकिन एटलीस्ट बंद तो कर दिया उसने, वरना बाकी सारे होते अरे आप कौन है, आप कौन है, उसके मैं भूत हूँ, और फिर उसका रिवील होता है। ये थोड़ा सा स्मार्ट निकला, स्मार्ट नहीं, ये इतना डम था कि हिज डमनेस एंड हिज मतलब हिम बीइंग स्कैर्ड हेल्प्ड हिम टू अवॉइड दैट गोस्ट। दिया। ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, "अ, हेलो, कौन बोल रहा है? अबे नहीं किया सब इसने, सब बेवकूफ ठीक तो आदमी। है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं?" उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हाफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया। ऋषभ। ऋषभ। बहनचोद, अगर डराना था तो ये पहले हाफने की क्या ज़रूरत है? ये मैंने हॉरर मूवीज में देखा है, बहनचोद हाफने लगते, क्यों क्यों तुम क्यों चाहते कि लोगों को लगे कि तुम मर रहे हो या तुम चुद रहे हो? मतलब क्या है ये, सीधे डराओ ना, या फिर पहले नॉर्मल ग्रीटिंग करो फिर से धप्पा। ये क्या होता? तुम कुछ हुआ नहीं, एक्टिंग बेकार की मतलब। ठीक है, सॉरी, मेरे को कुछ गलत मत करना भूत लोग, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। मे योर ऋषभ सोल्स रेस्ट इन आरजे पीस। चालबाज के नाम से मशहूर ओम था शांति। और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ये क्या हो गया था। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे। अबे गार्ड गार्ड को बुला। यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। मोबाइल डेटा नहीं है? धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करने अबे लगी। भूत इतनी जल्दी एक्ट करना ऋषभ शुरू हो को गया? अब थोड़ा डर लगने लगा था। थोड़ा? वो रूम से निकल। वैसे थोड़ा डर तब लगता है अगर जैसे कि बस कॉल पे ये सुनी थोड़ा डर, फिर उसके बाद कनेक्शन लॉस हुई थोड़ा डर, जब इतनी सारी चीज़ें 1-2 मिनट में हो जाए तब डर ही डर होता है भाई। तब तो विंडो से कूदने की बात आ गई। कर लॉबी में आया। उसने देखा फिर क्या एनिमेशन है, कैसे भाग के कि लॉबी की लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए टेक अ सीट और वो तेजी नाउ। से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक्ड पड़ा था। उसने फिर से सर चीख मार, चीख के सर मार, वॉचमैन को सर आवाज लगाई, मार, सर मार, ग्लास का डोर है, सर मगर मार। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अबे सर मार, फोड़ तभी कूद यहाँ अचानक से। उसे पायल की छन छन सुनाई दी। कोमलिका। गहरे सन्नाटे में उसे ओह! सिर्फ उस पायल की और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उस शीशे वाले दरवाजे में उसे एक भयानक डायन का साया दिखा। ऋषभ ये देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत
ठीक ऋषभ के पीछे। बट कैन यू इमेजिन, दिस इज लाइक अ वाइल्ड वेस्ट बैटल। तुम दोनों बस वेट कर रहे हो कि कौन अपना पहला दाव चले। लाइक दैट्स फकिंग टेरिफाइंग। खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना डरावना कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है ऋषभ डायन? ने जैसे ही डायन पीछे जी। मुड़कर देखा, वो डायन जोर से चिल्लाई और दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया अबे तो भागना। और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की उस रोशनी में स्पीयर ऋषभ की स्पीयर बस स्पीयर वो स्पीयर सफेद स्पीयर साड़ी वाली स्पीयर। औरत अपने ठीक अबे सामने खड़ी स्पीयर दिख रही कर। थी। स्पीयर। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठ गया। इससे क्या होगा? कितना बेवकूफ आदमी। भाई मैं क्या करता हूँ ना, आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, सुनामी ना मेरे को हिट करेगा ही नहीं। पानी क्या करेगा भाई, सागर मंथन हो जाएगा भाई मेरे लिए, खुद ब खुद पाथ बन जाएगा, बीच में से अमृत निकलेगा, सारी अप्सराएं आएंगी मेरे को उठा के ले जाएंगी वहां से। अबे घंटे के वहां पे उसने खोल दी, वहां पे जो है खिड़की अपनी चीखों से, तू वहां से कूद के निकल। बैठ गया वहां पे बेवकूफ आदमी घंटे का। और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। उसने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने ऋषभ को पुकारा, लेकिन ऋषभ उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। ओहो, भूत उसके अंदर है। उसने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ लगाया, ऋषभ ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया, तू गया नहीं अभी तक? मैं आखिरी बार कह रही हूं, चले जा यहाँ से, चले जा। ये चिल्लाते ही ऋषभ बेहोश होकर नीचे गिर गया। अरे भूतनी भी मतलब कि वो है सेंटी टाइप। तो भाई तुमने उसकी बॉडी पोजेस कर ली तो वहाँ बैठी हुई कि वो जाती कुछ काम वाम करती। रणदीप हुड्डा वाला भूत याद नहीं है मेरे को, वहाँ तक छोड़ दो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। तुम वो कर सकती थी, वहाँ पे बैठ के रोने का क्या फायदा, रो तो तुम वैसे भी रही थी जब तुम भूत नहीं थी तो। ये तो बड़ा बड़ा बेवकूफ़ी सा है। और फिर बेहोश भी हो गए एक एक दो लाइन बोलने के बाद। अजीब हो। कुछ देर बाद अजीब हो यार। जब उसे होश आया तो वो वॉचमैन उसके बगल में पानी का ग्लास लिए बैठा था। मेरा वॉचमैन डरा नहीं। ऋषभ अब नॉर्मल था। ऑफिस की लाइट भी वापस आ लाइक चुकी थी वेरी वेरी, लाइक और ऋषभ वेरी के फोन का नेटवर्क भी। वेरी ब्रेव। उसने ऋषभ को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रातों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कभी हमारी चीजें इधर से उधर हो जाती, तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी। और तो तू डरा नहीं? कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो। यार क्या एनिमेशन थी, क्या गिरा। Boom! लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि बिल्डिंग उसका घर तोड़ के बनाई गई है और अब वो बिल्डिंग ही उसका घर है। वो किसी भी और को यहाँ रहने नहीं देगी अबे क्यों? और उसने हमसे सबको ले जाने के लिए कहा। जब ये बात हमने मैनेजर साहब को बताई तो उन्होंने हमें डांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये बात किसी को भी बोली तो वो हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज आपके साथ ये सब तो हुआ ये डरा नहीं भाई तो भूत हमसे को देख के? आपको बताए बिना रहा नहीं गया। बड़ा ब्रेव वॉचमैन है। उस नॉन वॉचमैन डरपोक। का कहा सुनकर और ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। लीव योर जॉब। उस रात के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं भटका। कुछ समय बाद ऋषभ के एक कलीग ने उसे बताया कि वो नई जगह शापित थी और सिर्फ ऋषभ ने ही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को वो औरत नहीं दिखी। ऋषभ आरजे की नौकरी तो अभी भी कर रहा है,
लेकिन वो कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। गुड, उस रात के बाद स्मार्ट एंड सेफ, ऋषभ के मन में अगर घोस्ट हमेशा हो या हमेशा ना के हो। लिए उस सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ बैठ गया है। ये कहानी हमें ऋषभ के छोटे भाई निपुण ने भेजी है। और अगर आप So these are three true tender horror stories animated, from which I am only reacting to the first two. So let's buy horror shorts party. So let's go. This is a true story that happened a couple of years ago, when Tinder was the go-to place for online dating. My experience with Tinder, or should I say with this one individual, was at first a friendly and flirtatious experience turned fatal the further things went. It all started when I was doing night classes at my local community college. At the time, I was studying to get my degree in nursing, so you can imagine the monotonous lectures that the course entailed. I would usually take pictures of my friends' notes so that I didn't have to take notes during lectures. Instead, I would go on Tinder. I was single at the time and figured I could pursue a boyfriend since December was considered cuffing season. I remember What the fuck is cuffing season? Hmm. Like, I have been on Tinder. One day I'll tell you my experiences when I get famous enough on YouTube here. messaging this attractive guy who I'll call Ryan for the sake of this story. Ryan was my type of guy, handsome and someone who enjoyed the nature and Like, it's wildlife. still so funny. Like they're saying Ryan was type of one guy. Like a clearly like male narrator, like dead voicing. Ryan is my type of guy. Like if you really like think about it, that stuff is so funny. That whole thing is so funny. From his profile pictures, I could see him holding a machete while wearing camo attire. After our initial match, I got to know Ryan a lot more and found out that he was a huntsman who also enjoyed fishing on his days off. But that looks like some kind of like, some mentally ill army vet who lives in the jungle so he isn't with people so that he doesn't kill people. He gives off that vibe. Nonetheless, his good looks and charm gave me good vibes that the other guys on Tinder didn't. We had messaged back and forth for about a week or two, and even video chatted occasionally. My friends and school colleagues suggested I give him a shot at a first date, but I felt like I wanted to take things slow and steady. This is when things took a dark and unexpected turn. One night, my best friend Jenna sends me a link of Ryan's personal Facebook page. As I opened his page up on my desktop computer, I see that he was currently in a relationship with another female of Hispanic descent. I began to act irrational and bombarded him with texts saying stuff like, Why the hell would you lead me on if you're still in a relationship? I saw your Facebook, buddy. not even 10 Having him being the narrator and be the voice actor, but still having a female voice actor on the text. Mind boggling for me. seconds later. Ryan responds back saying, I was planning on breaking up with her to be with you. I didn't want to be known as a hope. I mean, didn't she say that she wants to take it slow and steady? Like, you guys have not even had like a first date. You guys don't even know what kind of relationships you want, and suddenly the guy wants to like break up with someone to be with her. Like she has become so important now. Wrecker, but he was too irresistible to let go of, considering how much in How? common I had with him. Hmm? I messaged back saying, So you're willing to break up with her to be with me? yes, I'll break it to her later So you're willing to break up with her to be with me? tonight. How will she take the news? Sometimes you just gotta kill him with kindness. Oh, After an he's gonna do that literally now, girl. He's gonna do that literally. awkward turn of events, I shut off my computer, put my phone on silent, and headed to bed.
while brushing the whole notion under the rug that I was going to end a relationship and potentially gain one simultaneously. I mean, you were The just next going giddy over him choosing you over her. So why the fuck are you thinking this now? morning, I woke up and checked my cell phone on my nightstand. I remember seeing 2 missed messages from Ryan. I opened them up and saw an image of his girlfriend, except she was bloodied. A good portion of her face was severed off, with a second message that read, That's not only blooded, that means DEAD, dead. "Done." After the alleged homicide circulated the news, it was later found out that Ryan had taken his girlfriend's life with his hunting machete. What Ooh! makes this story more disturbing was how I recall Ryan explicitly saying he was going to quote unquote kill his girlfriend with kindness. Well, that is not killing someone with kindness. Not at all, man, with a fucking machete. Like a fucking animal. This guy needs to be put under the ground. Prior to breaking up with her, little did I know that his Oh, hunting machete that's was actually named kind of funny. kindness. That's kind of funny. Terrence Nicholson! Call the Never in a cops. 1,000 years did I ever expect to experience such a disturbing encounter during a date. A date that I'm now reminded of every time I stare at my reflection. Stop this, or I'm gonna call the cops. Terrence Nicholson, one of the most funniest narrators I have ever listened to, whose face is not at all equal to his voice. His face should be like this, but his face is like a neck bearded guy, but his voice is like how a person with this face would have their voice be like. The scars that remain on my face only reflect my scars from the outside, but don't project the scars from the inside. The brutality in the hands of this certain individual left me seeking professional counseling. I find it difficult to erase the image of the individual's face from my memory, as it still sends shockwaves through my anatomy. Maybe sharing my story with the world will help close this horrific chapter of my life. It all started a couple years ago, when the dating app Tinder first launched. I remember seeing Whoa. all of my friends download the app as it was the new That kinda trend scared when me. it came to online dating. I've used other dating apps in the past, but never really got too far in the dating scene besides a nice meeting you text or a $100 bill after a lunch date. There was this one occasion when I got home from a long day of school. I remember face planting on my bed the moment I stepped foot. Using Tinder in school, that's diabolical and that's illegal. I Inside think my so. room. I had just finished midterms and felt the sudden urge to blow off some steam and perhaps go out later that night. I grabbed my cell phone and began messaging my friends. in Ah, a group chat friends. saying, How I wished I "Yo, had some. anyone down to chill later?" A couple Who of loved minutes me? go by and I get a few replies saying something to the effect of, "Not today with girlfriend," or "Got a Tinder date tonight." This was incredibly frustrating, as I felt like I was slowly becoming the So everyone has plans with their girlfriend on the same day. Come on, man. Even if you're in a relationship, it can't be like that synced up. Like that just makes no sense. Some of them are bluffing. Some of them just don't want to go out with you. They don't want you. No one wants you, bro. one single friend in my entire friend group. I felt like my Ah, social skills and dating life were slowly diminishing the longer I stayed home and didn't go out. That's when I decided to log onto my desktop computer and create a new Tinder profile. After a firebrand. couple of minutes of typing out a witty personal bio, I started uploading old photos to my profile. I made sure to also download the app on my phone while making myself comfortable on my living room couch. I remember swiping through the app for a few minutes and seeing dozens of attractive females. Due to my previous encounters regarding dating apps, I knew not to trust the pictures of And girls' we're getting a profiles, female as some of them could turn out to as be a catfishes more often scary than not. person. Yeah. During the latter part of my evening, I was waiting patiently to match with any girls on Tinder. My dad So always that guy told is me to shoot my asleep. shot with as many girls as possible.
That way, the probability of hooking up with one would be higher than the average guy. I recall swiping right and liking at least 100 Can you girls' profiles on Tinder. can you imagine a father saying that to his son? But then probably a mother would say that to her daughter. The same scenario, I think. It's just that the parents are changed. Out of the hundreds of girls, I surprisingly got no matches back. I couldn't Same, help but feel my same, self-esteem gradually deplete. same. I didn't want to sour the rest of my day, so I decided to put my phone down and watch some TV for the remainder of the evening. My anxiety began playing tricks on me as I truly convinced myself that I was going to be single. Have not been able to convince myself, even though I know that is what is probably gonna happen to me. But my mind has not been able to get convinced of that fact. Forever. The room suddenly became silent despite the television still remaining on. My eyes started getting heavy the longer I stared at the TV. But just, I began picking at the armrest of my sofa, but don't trying do to this. blow off some steam. First they had that car drive, now they have him yawning. Don't do it suddenly. I get startled. Feelings of anxiety weighed heavy on my shoulders. Am I really gonna die single? Does anyone want to be with me? No. That's when I hear a notification sound coming from my phone. I grabbed my phone and noticed it was a match from someone on Tinder. As I opened up the app, I noticed a female of Asian Oh, descent. ooh. First of all, she doesn't look Asian. Second, oh, that lipstick is too dark. Her eyebrows are too dark, and her hair is too dark, and all of them are like the shades of the same color. Ah, and she has a little bit of freckles. I'll stay a little bit cautious of her. She didn't have many pictures on her profile, just one picture with the name Tina. From the looks of it, she seemed fairly attractive and was roughly around the same age group as I was. The bio on her profile was straight to the point. I remember it saying something along the lines of, "The hotter twin sister, you should date me." I Huh? found the description rather odd, but brushed it off as I just wanted to get some action that night. This is what not getting pussy does to a man. Like you're saying, like clear signs, like first horror twin sister. That means she's just competing with the sister. Not having multiple photos while being a girl on a dating app. Like these are clear signs that there is something afoot. Idiot. That's when she sent a direct message to me. I opened up the message which read, I'd love to talk in person if you're free. Bruh, it's not been like 1 minute of conversation and a woman just agrees to meet you in person. No, first of all, self respecting, and second, who thinks of her safety would agree to meet a man they have not even talked to for 5 minutes in person, and you are getting swept because you want some pussy. Like, think with your mind, not to take. with a smiley emoji. I was surprised at how forward she was. Her location said she lived about 15 kilometers away, which translated to about a 10-minute drive from my house, give or take. I figured meeting up with this girl wouldn't be much of an inconvenience Famous last considering words. how close she was. I sent a message asking for her contact information. She then responds with her fully disclosed address Creepy. and phone number. Huh? Again, I was taken aback by how forward she was with her contact details. Bro, any woman would not give you the number or like the address to their house. They'll probably meet up in a public area where there are people present, in a restaurant or something where there are people. Like if someone is doing that, either they are down bad as much as you are, or second, they are like there's something wrong with them. Well, it can be both, but second one more emphasis that they can actually kill you. I began speculating if she was a catfish or not. Nonetheless, I brushed the notion under the rug and decided to respond back with, "Cool, be there in an hour." As I made my way to the washroom for a quick shower, my entire body began feeling antsy. I couldn't help but feel genuinely excited as if I was going on a first date again.
That's when I hear another notification sound coming from my phone. I checked my phone and saw another match coming from Tinder. Could this be my Whoa. lucky day? I wondered. I clicked on the profile and noticed it was Tina, except the name on the profile said Lena. As I read her bio, I could see it was similar to Tina's profile saying, the hotter twin That's sister, fucking you should get with weird. me. First The of distance all, next that to her name fucking was also 15 expression kilometers. on the photo, like I am legit scared of my life, and this is not even in my country. Like, look at that face, dude. And then getting the twin sisters notification just like after chatting with her sister, like this is weird. Could it be? This has to be the twin she was talking about. Speculations began running through my head. I made the assumption that Tina and Lena were both twin sisters. They're Considering gonna the kill identical you, dude. similarities in They're gonna names, rob you and appearance, kill and you and leave location, you naked it seemed like in the front of pair a had a pretty garbage petty can. relationship with one another based on the way they were outing each other on their bios. She then messages me as well saying, Don't date my sister Tina. Date me instead. How do you I know? couldn't help but feel amused at the notion that I literally had twin sisters fighting over me that I hadn't even met yet. They're not fighting over you. They're fighting over who gets to kill you and who gets to rob you and keep the money. Not really considering if this was a good idea or not, I Don't. decided to entertain it by saying, The "How about we all fuck, go on a dude? triple date?" Lena then responds with, Ugh. Fine, but you better like me more. my Huh? mind was racing. I couldn't That makes no sense. How? Why would any blood sister agree to that? Why do you want to go on a triple date? If you want pussy, get one, not two. Fucking weirdo. believe I was going to potentially hook up with two attractive looking twins. Something on every guy's bucket list. That being said, I grabbed my car keys No. and made my way inside my vehicle. I punched That's in the address weird. on Google At a Maps and certain started extent. driving towards the destination. About 10 to 15 minutes later, I arrived there At and least saw in a the fairly morning. small house surrounded by a lot Why are you of going to a date trees. in the morning? The house Go it honestly in the looked like a afternoon, shack or where we maybe would put in the storage evening. in. I casually make my way onto the porch and began knocking on the door. I remember hearing faint noises of heavy footsteps making their way towards my direction. As I heard the door locks beginning to open, I popped a breath mint in my mouth to give a good impression. The door began to creak open, and there stood a girl with two heads attached to her body. If I recall the politically correct term, they were conjoined twins. The girl on the right then introduced herself saying, I'm Tina, also known as the hotter twin. And here is my uglier half, Lena. Speak for yourself. Anyway, I'm Lena. You must be Jeff, right? yeah. Well, inside. how do you not date both if, like, if you like fuck, the other head also feels that, right? Am I right? So we can get this party started. I honestly contemplated on booking it, as it was clear as day that I'd been catfished, but I decided to take the high road and continue with the date, so I said, Nah, you should have gotten out of there. You should have gotten out there. It looks like they have a weird relationship. They're gonna fucking kill you and make like tandoori chicken out of you. Tandoori human. You should have booked it out of there. Sure, ladies. As I made my way inside, I couldn't help but notice how well kept the place was. There were even 3 plates of steak preps sitting on the dining room table. I felt a little relieved I didn't split the scene. Bro, as I that's would've so lived to creepy, regret that leaving the face. twins high and dry Those despite all fucking their eyes efforts. with We her all began to expressionless walk face. towards the table. I sat on one side while the twins sat across from me. An awkward essence filled the room as I couldn't believe who I was currently on a date with. If I had to be honest, I couldn't muster up an appetite despite how delicious the meal Oh, looked. it's about to be human. Tina man. held the steak with a fork in place while Lena began slicing it into bite-sized pieces. I sat there watching with my jaw hanging from my face as the twins started feeding themselves with their respective hands. I genuinely don't mean to be rude, but it was the most bizarre thing to watch considering it wasn't expected. Tina then says, Why aren't you eating your steak, Jeff? I worked on it all day. Leave him alone. He doesn't want to eat your shitty cooking.
I didn't ask you, idiot. I wish we were separated. I can't stand you. At least I don't have to share the same brain as you. Girls, please stop fighting. I'm just a little full from the food I had earlier. Who do you think's hotter? Me or her? I'm not here to pick favorites, Tina. He obviously likes me more. There's a reason why I was born on the right side. Is Because he I'm the Mrs. villain? Right. Condescending bitch. Girls, if you don't stop, I'm leaving. The tension in the room got Huh? very uncomfortable. Why are you Both twins screaming? began to mean-mug me while holding a knife in one hand and a fork in the other. I could hear nothing but pin drops as the room suddenly became silent. Tina then slams her clenched fist on the table while holding the fork in her palm, saying, You're not going anywhere, Jeff. "What are you talking about?" The twins then got up from their chair and began approaching my direction. I began leaning back the closer they got to me. "Ladies, can you please put the knife and fork down?" As I looked into their eyes, I could see them both filled with rage, while Lena's had a hint of concern within them. Tina then abruptly takes a swipe across my face with the fork in her hand. "Ow! What the hell is your problem?" First of all, fucking idiot, why didn't you like stand up and like go across the room, try to run away? Like just sitting there like a little bitch. "Get the hell away from me or I'm calling the cops!" I sat in my seat flabbergasted while trying to subdue the blood dripping down my face. Lena then says, Why did you do that? If you go to jail, they're gonna put me in there with you, you idiot. Good. Not only will we be close physically, but we'll also be close emotionally. Lena then Oh! stabbed Tina across her face and neck repeatedly. I sat there in disbelief while being showered in their blood. As Lena continuously stabbed Tina, I saw her eyes beginning to slowly roll in the back of her head as the pair abruptly collapsed. on the Yeah, floor. because she's gonna die too. That was my reaction. That was my saddest scared. I'm afraid of Tinder now. So, what did you think about these stories and my reaction to them? If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media links, which are my Instagram and my Twitter /@ links, are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shab@OKICICI, is in the description too. So go donate any amount of money which you can, which will help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. I may be out with an IPL review too, but that was it for right now. That was it for me for right now. So thank you. Goodbye. Alvida.